292 में से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ सांसद बीजेपी के जुड़ चुके हैं। मनोज तिवारी के पास हम चलेंगे। संबित पात्रा जी इस वक्त हमारे साथ आ गए हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। संबित पात्रा जी, 113 पर तृणमूल कांग्रेस और 110 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटें आप पीछे हैं। क्या इस बढ़त को आगे बढ़ाकर 147 जो बहुमत का आंकड़ा है वो पा पाएगी बीजेपी? लग रहा है ऐसा? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो विषय है, आज कोई सेलिब्रेशन का विषय नहीं है, कोई विक्ट्री मार्च का विषय नहीं है। और जो आदरणीय नड्डा जी ने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को जो नोटिस जारी किया है कि किसी प्रकार का कोई विक्ट्री मार्च ना हो, इसका हम सब पालन करें। देश में जो स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, अब काउंटिंग पे आते हुए मैं कहना चाहूंगा, और इसको बहुत ही अलग तरीके से मैं कहना चाहूंगा। आप देखिए, अभी तो ये रुझान है, ये कंसोलिडेट होने में वक्त लगेगा, मगर 2 लोगों की नौकरी जाते हुए दिख रही है। अभी मैं जो देख रहा हूं बंगाल में, प्रशांत किशोर की तो नौकरी चली गई, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट क्रॉस कर लेगी तो मैं अपने पेशे को छोड़ दूंगा। तो अभी जो मैं देख रहा हूं आज तक के स्क्रीन पे, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर तो गए हैं, और नीचे जो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है उसके हिसाब से नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी जाते हुए दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो 2 दिग्गज थे बंगाल के, प्रशांत किशोर एंड ममता बनर्जी, दोनों जाते हुए नजर आ रहे हैं। कांटे की टक्कर है। संबित, प्रशांत किशोर तो वो तो खुद से अपनी मर्जी से इस्तीफा देंगे ना, उनकी नौकरी जाएगी नहीं। उन्होंने तो खुद ये पेशकश कर दी थी, क्योंकि उन्होंने एक बात पहले कही थी संवाद में, और दूसरी बार जब क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया तो कहा कि 100 के पार भारतीय जनता पार्टी कम से कम नहीं जाएगी। लेकिन क्या आप सिर्फ संतुष्ट हो जाएंगे 100 के पार जाके? क्योंकि अगर ये 115, 109 अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर कुछ ऐसा ही रह गया आंकड़ा तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, जबकि आपका भी लक्ष्य था 200 पार। देखिए श्वेता जी, मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने आरंभ में ही कहा ये अभी शुरुआती रुझान है, इसलिए थोड़े पेशेंस की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास ये जो रुझान हमें दिख रहे हैं ये कंसोलिडेट होना आरंभ होगा, तब जाके हम बता पाएंगे कि वास्तविक परिस्थिति क्या है। मगर श्वेता जी, मैं सुबह से ही देख रहा हूं, आप लोगों ने बिल्कुल इससे पहले अर्जुन जी से जो चर्चा भी की, सबसे बड़ी बात जो आप दोनों ने बताया कि कहां से ये सफर भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में शुरू हुआ था। याद करिए, वही श्वेता जी थी, वही चित्रा जी, वही अंजना जी के साथ में बैठ के 2016 में डिबेट कर रहा था। बंगाल के चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे, हम कहीं नहीं, हमारे को केवल 10% वोट शेयर मिला था और केवल 3 सीटें हमें मिली थी। उससे पहले 2011 में, उस समय भी हमें केवल 4% वोट शेयर मिला था। 4% से 10%, 10% से आज हम लगभग 50% की ओर बढ़ते हुए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है ये एक वेव चुनाव है, जिस चुनाव में खुद जो नाविक, जो मुख्य नाविक होता है। नहीं, चूंकि आपने भी उसी जिक्र से शुरू किया था, कोरोना की बात से शुरू किया था कि सभी बीजेपी के कार्यकर्ता को कहा गया है कि किसी भी तरीके से जश्न या जुलूस न निकालें, चाहे नतीजे जो भी आते हैं। लेकिन देश में कोरोना के मामले हम एक बार दिखा दें अपने दर्शकों को, 3,92,488 24 घंटे में कोरोना से 3,689 लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक ऐसी महामारी है जिससे सबको मिलकर संघर्ष करना है इस समय। लेकिन कुछ आंकड़े कम हुए हैं कल से कोरोना के। 4 लाख को छूता हुआ वो आंकड़ा नजर आया था, जो आज 4 लाख से कम भले ही नजर आया है, लेकिन ये एक थोड़ी सी सकारात्मक आंकड़ा जो आपको देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दिमाग से भी, एक पॉजिटिविटी से भी लड़ाई लड़ने की जरूरत होती है। 3,07,000 से कुछ अधिक मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवरी जो है वो बनी रहे, वो अगर बनी रहती है तो संक्रमण की रफ्तार पर भी अंकुश लगता है। 24 घंटे में कोरोना के कुल आंकड़े जो कि कल से थोड़े से कम हुए हैं, और उसके साथ ही रिकवर करने वालों के आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना से 24 घंटे में 3,07,865 मरीज ठीक हुए हैं। इस समय भी एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विशेषज्ञों से यह राय ले रहे हैं कि अलग अलग चीजों की जो कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन, भले ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला दी गई, एयरफोर्स के विमानों को टैंकर्स कम से कम एक तरफ ले जाने के लिए लगा दिया गया, लेकिन अस्पतालों तक वो ऑक्सीजन तेजी से कैसे पहुंचे, वो वितरण कैसे हो, ताकि लोगों को सांसों के लिए अस्पतालों में संघर्ष न करना पड़े। वो दौर भी हमने देख लिया है जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर 3-3 मरीजों को बारी बारी से अस्पताल के बाहर ही समय काटना पड़ रहा था। ये अप्रत्याशित समय है, ये बहुत ही मुश्किल संघर्ष है। 33,49,644 एक्टिव केस इस समय
हिंदुस्तान में है, जिसमें से नए केस 3,92,488 हैं, ठीक होने वाले 3,07,000 से कुछ ऊपर लोग, और 24 घंटे में कोरोना से मृत्यु 3,689 लोगों। और ऐसे में श्वेता, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ये तमाम राजनीतिक दलों को भी समझना होगा। कोरोना के हालांकि ठीक होने वालों की तादाद में बीते 24 घंटों में सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन राजनीतिक दलों से पूरा का पूरा देश हाथ जोड़कर यही निवेदन कर रहा है कि अपनी जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है उसको पीछे रखकर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़कर कम से कम ये जो मौत का आंकड़ा है इसको खत्म कीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, दवाइयों की किल्लत के कारण, रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारण अगर किसी भी मरीज की मौत होती है तो यकीनन इससे ज्यादा शर्मनाक इस देश के लिए, हम सब के लिए कुछ हो नहीं सकता है। राजधानी दिल्ली में कल एक बार फिर से बत्रा हॉस्पिटल में हम सब ने देखा किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत के कारण मरीजों ने दम तोड़ा। अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जो बहुत ज्यादा मन को विचलित और परेशान करने वाली हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समय जो बैठक चल रही है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, देखिए एक तरफ चूंकि करोड़ों की बड़ी आबादी जिसने कोरोना के संकट काल में भी अपने घरों से बाहर निकलकर वोट किया है, वो अपना भाग्य विधाता चुन रही है। आज रिजल्ट सामने आएंगे तो उसके जरिए यह तय हो जाएगा कि किस मुख्यमंत्री के जरिए वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहती है। वो चाहती है कि उसका वैक्सीनेशन हो, वो चाहती है कि उसको अच्छे हॉस्पिटल मिले जहां पर कतारों में लंबी लंबी लाइनें लगाकर उसको अपनों के लिए भटकना नहीं पड़े, और बेबस गिड़गिड़ाते हुए लोगों की तस्वीरें जब देश के अलग अलग हिस्सों से, वो कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, किसी भी पार्टी का उठाकर देख लीजिए, जब वो तस्वीरें सामने आती है तो वो मन को बहुत परेशान करती हैं और ये सवाल खड़े करती हैं कि कहां से कहां आ गए हैं हम, इसको क्या रोका नहीं जा सकता था, क्या चुनाव बाद में। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आगे विश्लेषण होगा, लेकिन संबित जी, चूंकि कोरोना से ही आपने शुरुआत की थी तो इसी पर सबसे पहले आते हुए मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त इस बात का भी है कि कदम से कदम मिलाकर, चाहे वो सत्ताधारी हो या विपक्षी पार्टियां हो, आगे बढ़े ताकि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े को कम किया जा सके, और ऑक्सीजन को लेकर जो मारामारी मची हुई है पूरे देश में उसको तत्काल बिना किसी बाधा के उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। संबित पात्रा। नहीं चित्रा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आपने जो अभी आंकड़े भी दिखाए और श्वेता जी ने भी कहा कि इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं एक डिप आया है, एक कमी आई है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर भी है। और रिकवरी रेट भी आपने देखा कि 85% से ऊपर का रिकवरी रेट है। मुझे लगता है अगर इसी प्रकार की रिकवरी रेट रही तो हम जल्दी ही कोरोना को हरा पाएंगे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज्य हो या केंद्र सरकार हो, कहीं भी मनभेद ना हो, कहीं भी मतभेद ना हो, सब मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ें और एक अच्छे प्रशासन के साथ, अच्छे शासन के साथ लोगों को किस प्रकार वो स्वस्थ रहें उसकी चिंता करें। देखिए, जहां तक चुनावी नतीजों का सवाल है, मैंने राज्य को लेकर तो कहा बंगाल में किस प्रकार की स्थिति है, मगर एक बात जो आज मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्र की परिस्थिति को देखते हुए 5 राज्यों में जो नतीजे आ रहे हैं, तीनों किसान बिल को लेकर काफी लंबे समय तक राजनीति हुई। अभी भी कुछ किसान बंधु जो है वो बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, बॉर्डर्स अभी भी जाम हैं, वो हट भी नहीं रहे हैं, कोरोना परिस्थिति के बावजूद भी नहीं हट रहे हैं। मैं कहूंगा ये किसान बिल के लिए एंडोर्समेंट है। जिस किसान बिल को लेकर काफी राजनीति हुई थी, उस किसान बिल को एंडोर्समेंट है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में अमूमन अधिकांश जो पॉपुलेशन होता है वो किसानों की होती है। ठीक उसी प्रकार बंगाल में भी आप देख रहे थे, एक बड़ा तादाद किसानों का था। यहाँ से किसान नेता गए थे बंगाल में, टिकैत साहब ने भी उसमें रैली इत्यादि किया था। उसके बावजूद अगर जिस प्रकार के रुझान भी बात करनी पड़ेगी कि चुनावी रैलियों में उतनी भीड़ बुलाने की क्या जरूरत है अगर किसानों के मुद्दे को आप उठाएंगे संबित पात्रा, तो नहीं, किसानों के मुद्दे उतना ही लागू होता है। कोरोना को बढ़ाने का काम तो ऐसा लग रहा है सभी ने किया। मैं रैली का विषय उठा नहीं रहा हूं, मैं कोरोना के मुद्दे से नहीं जोड़ा है आपने उसे। आपने ये कहा है कि बंगाल के जो किसान हैं उनके भी मैंडेट को हमें देखना होगा। बिल्कुल, आप इस हिसाब से कह रहे हैं, पर संबित ये समझाइए कि फिर हमें तमिलनाडु के किसानों के हित की बात क्यों नहीं समझनी होगी? हो सकता है उन्होंने इसी के खिलाफ वोट दे दिया।